वेवलेंथ रेंज या फ्रीक्वेंसी रेंज हम लोग को निकालने आना चाहिए, वो भी आसान है ये। जैसे बात करें अगर हम लाइमन सीरीज की, ठीक है, लाइमन सीरीज, ठीक है। लाइमन सीरीज कहाँ पर फॉल करता है? अल्ट्रा वायलेट रीजन में करता है ना। ओके, ये पता होना चाहिए। उसके बाद कौन है? बाल्मर सीरीज कहाँ पे फॉल करता है? विजिबल रीजन में, बाकी सब इंफ्रारेड। ओके, तो इसका अपना एक रेंज होगा ना। रेंज मतलब ये इसका लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी वाला भी होगा और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला भी क्या कहते हैं, फोटोन ये जो है ट्रांजिट करेगा। तो लाइमन सीरीज में अगर हम बात करें तो फॉर्मूला क्या है वेवलेंथ का? फॉर्मूला 1/λ बराबर क्या बताइए बेटा? R into 1/n1 R into n1 1/n1 1/n1 1/n1² minus 1/n2², ठीक है ना। R क्या था? रेडबर्ग कांस्टेंट था, ठीक है। ओके, अच्छा यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के लिए हम लोगों ने पुट किया था Z है ना। ओके, चलिए ठीक। तो ये हाइड्रोजन एटम के लिए है ना। बाकी किसी और एटम के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर आपको वो पुट करना पड़ेगा Z, ठीक है। तो ये किसके लिए है? हाइड्रोजन एटम के लिए स्पेशली हम लोग देख रहे हैं। क्लियर? तो ये फॉर्मूला होता है लाइमन सीरीज में। N1 बराबर बताइए और N2 बराबर बताइए क्या होगा? N1 बराबर 1 होगा और N2 बराबर 2 से 3 से 4 से और इस तरह से इंफिनिटी तक, है कि नहीं है? तो अगर हम इसको एक्सट्रीम जो हमारा ये हो सकता है, जो एक्सट्रीम फोटोन जो एमिशन करेगा तो उसका वेवलेंथ हम लोग निकाल सकते हैं। एक्सट्रीम मतलब सबसे नीचे वाले कक्षा से ये आ सकता है कि नहीं है? और फाइनली इसी के बीच में है सब। हाँ, तो हम लोग निकालिए पहला। यानी N1 बराबर 1 पुट करेंगे और N2 बराबर 2 पुट करेंगे, ठीक है ना। तो 1/λ इज इक्वल टू R की वैल्यू 10,9,677, लेकिन ये सेंटीमीटर है, याद रहेगा ना। 10,9,677 और यहाँ वैल्यू पुट करें 1/1² माइनस 1/2², यही तो होगा। Z² था ना, Z² था। हाइड्रोजन एटम में Z बराबर 1, बाकी और एटम अगर होगा उसके लिए Z का वैल्यू पुट करना है। ये तो हम बता रहे हैं कि आपको ये याद रखना है, ठीक है। क्लियर? ठीक, यहाँ मिटा दें इसको। Z बराबर 1 को पुट किया तो 1/λ इज इक्वल टू 10,9,677 और यहाँ पे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो गया 1 माइनस 1/4 ना, 1 माइनस 1/4 यानी 3/4 हो जाएगा। 3/4 हो गया। ओके, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए, इसको पलटा देंगे हम लोग। तो 4/3 इंटू 1/10,9,677 यही होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3/4 और जब लैम्डा ऊपर जाएगा तो क्या पूरा पलटेगा ना, 4/3 और ये भी नीचे आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए, लैम्डा का मान बताइए कितना है, जल्दी से कैलकुलेटर से निकाल लीजिए फटाफट।
इधर मिटा रहे हैं। वन पॉइंट टू वन 1.21 5 6 9 1.2 to 3 इसको ऐसे विजुअलाइज करेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में आना, ठीक है ना। ये वाला जो यहाँ जो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होगा उसको निकाल रहे हैं ना। चलिए कितना बोले 1.2156 5691 ये आ रहा है। ओके ठीक है, ये क्या निकल गया सेंटीमीटर में? सेंटीमीटर में निकला ना। ये आपका R सेंटीमीटर में था तो इसलिए ये निकला सेंटीमीटर में। इसको मीटर में चेंज करें, इसको लिखिए 0.000 और 2 जीरो और हो जाएगा। यस 156 है ना। स्क्वायर में कर 1215 यहीं पर छोड़ देते हैं, ठीक है। यानी अगर लिखें 1215 गुना 10 पर पावर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 8 होगा ना। क्लियर है? यानी 1215 गुना 10 पर पावर माइनस 10 मीटर हो गया। क्लियर है? यानी 1215 एंगस्ट्रम ये लैम्डा आ गया। 1215 या 1216 सर आर का मान डायरेक्ट मीटर में रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं। आर का मान ना तो सेंटीमीटर में याद रखने के लिए है, ये वैल्यू सेंटीमीटर में होता है। सर मीटर में होता है 1.097 ठीक है, ये एक्चुअली एक्यूरेट वैल्यू है, तो इसको लेके जाने से मिनिमम हो जाएगा। हाँ कौन सा है? ये वाला ये तो है ऑर्बिट से जो जंप करता है वो फर्स्ट। देखो इसमें जो है 11 सीरीज कब मिलता है? जब सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है। सेकेंड ऑर्बिट से हो या थर्ड ऑर्बिट से हो या फोर्थ से हो, किसी भी ऊपर वाले ऑर्बिट से जब फर्स्ट ऑर्बिट में वो जंप करता है तो वो कहलाता है लाइमन सीरीज में फॉलो होता है, उसको कहलाता है लाइमन सीरीज। ठीक है, तो उसके लिए रिलेशन ऑलरेडी हम लोगों ने ये डिराइव किया हुआ है, देखा हुआ है। ये हो गया तुम्हारा लिमिटिंग वैल्यू लैम्डा का सबसे नीचे वाला। ठीक है, इसके बीच में तो बहुत सारा है ही, और सबसे लास्ट वाला कौन सा अच्छा हो सकता है? है कि नहीं? तो अगर हम इस बार n2 बराबर इन्फिनिटी पुट कर दें तो लैम्डा का दूसरा एक्सट्रीम मान निकल सकता है। ये पहला एक्सट्रीम वैल्यू हुआ किनारे वाला, और एक और किनारे वाला निकल जाएगा लास्ट वाला। देखते हैं कितना आता है, चेक करिए जल्दी से। सिंपली यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग? इन्फिनिटी पुट करेंगे, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0 हो जाएगा नहीं है? 1 बाई इन्फिनिटी 0 तो 1 माइनस 0 यही रह गया। तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा? देखिए तो ना 1 हाँ, लैम्डा बराबर 1/1096 77
सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। चलिए बताइए इसका वैल्यू कितना है। इसको इधर बिठा है, लेमडा का मान कितना आ गया भाई? 0.01 हाँ? 1 2 3 4 5 0। इसको क्या है कैलकुलेटर मतलब इतना दिक्कत है। 1 बाई इतना सॉल्व करवाना क्या? 5 0 और 911 768 ये है ना। तो कितना हो गया? नाइन वन सेवन, अगर हम लिखें 9117, एक 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 10 या 6 8 को हटा देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 -9 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। या इसको लिखें 912 into 10 पर पावर -8 सेंटीमीटर, सही है। देखो तो दिक्कत नहीं समझ रहा, यही कर अगर हम इसको कर रहे हैं, ये 7 को 2 में बदल देते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं -8, तो छोड़ सकते हैं ना, क्लियर। 912 क्या हो गया भाई? एंगस्ट्रम हो सकता है कि नहीं? 912 ये तो सेंटीमीटर में है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम किसी को? इसको लिख सकते हैं 912 गुना 10 पर पावर -10 मीटर, लिख सकते हैं ना, डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, यानी कितना हो गया ये? 912। क्लियर हुआ? लैम्डा का दो एक्सट्रीम वैल्यू आ गया, लैम्डा का तो अधिकतम वैल्यू आ गया, मतलब दो जो अलग अलग वैल्यूज हो सकता है इसमें लैम्डा से लेकर, एक ये लैम्डा आ गया, एक ये लैम्डा आ गया। ये दोनों में से कौन सा अधिकतम है? ज़्यादा बड़ा नीचे वाला, और ऊपर वाला करना है। ये है लैम्डा मैक्स और ये क्या है? लैम्डा मिनिमम। एक तो रेंज हो गया। अब जो भी ट्रांजिशन होगा उसके वेवलेंथ का वैल्यू इन दोनों के बीच में होगा, यही करना है, ठीक है। तो ये आपको अगर आप इसको याद करके रख लो और अच्छी बात है, डायरेक्ट क्वेश्चन से लगता है इसमें, है ना। लैम्डा मिनिमम हो गया, लैम्डा मैक्सिमम हो गया। अच्छा, जब हमको लैम्डा पता है तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। आवृत्ति निकाल सकता है ना। फ्लाइट मोड में कर देते हैं। ये तो लैम्डा का रेंज हो गया ना। लैम्डा का रेंज क्या हो गया? लैम्डा मैक्सिमम और लैम्डा रेंज हो गया हमारे 912 एंगस्ट्रम से 1200 ये लैम्डा रहेगा हमारा सीरीज। क्लियर? क्या इसी तरह से सब सीरीज का निकाल सकते हैं? सिंपल है कि नहीं है? चलिए अब फ्रीक्वेंसी रेंज निकालते हैं। जहाँ लैम्डा मैक्सिमम है वहाँ फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मिनिमम। देखिए फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी बराबर सी बाई लैम्डा पर है ना, है कि नहीं है? सी बाई लैम्डा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम पुट करें सी लैम्डा, अगर ये होगा मैक्सिमम, मैक्सिमम आदमी मिनिमम हो जाएगा, ये बस में प्रोपोर्शनल है ना।
लैम्डा जहाँ मैक्सिमम होगा वहाँ फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मिनिमम होगी ना। नहीं आया समझ में? अगर x प्रोपोर्शनल टू 1/y, इसका क्या मतलब? अगर y बढ़ेगा तो x घटेगा ना। क्लियर? अगर x घटेगा तो y बढ़ेगा। यहाँ पर लैम्डा अगर अधिकतम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अगर हम लैम्डा का मान अधिकतम पुट करें तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी मिनिमम। पुट कर लीजिए, सी का मान तो सबको पता है, और लैम्डा मैक्सिमम 1215 गुना 10⁻⁻10, ऐसा ही बचेगा ना मीटर में। चलिए हल करिए, देखिए कितना आ रहा फ्रीक्वेंसी। निकालिए कैलकुलेटर। 3/1215 गुना 10⁻10⁸ हर्ट्ज आएगा क्या? सॉल्व कर लीजिए इसको। 3000 बना देते हैं। 3000/1215 गुना 10⁻3 लिए 15 हर्ट्ज। बताइए इसका सॉल्यूशन। 3000/1215 ध्यान लगा दो। का मान आ रहा है, कितना आया इसका? 0.0 नहीं 3000/1215 0 पॉइंट कैसे? 2 दशमलव कुछ आना चाहिए। 2.46 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज लिख सकते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत है? 2.46 और क्या था? 9 कर। क्लियर है? अब यहाँ पर सोचिए, जब ये दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में जब करेगा इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिनिमम। और अधिकतम क्या होगा? जब वो उच्चतम कक्षा से ग्राउंड स्टेट में जंप करेगा तो अधिकतम फ्रीक्वेंसी होगी। अब फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है? एनर्जी ज़्यादा, एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ये इज इक्वल टू h into f फॉर्मूला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर है? एनर्जी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्लांक कांस्टेंट है। जहाँ फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम वहाँ एनर्जी मैक्सिमम, जहाँ फ्रीक्वेंसी कम एनर्जी भी कम। इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर एनर्जी कम होगी और ऊपर वाले से ज़्यादा होगी। ऐसे भी दिखाई दे रहा है ये एनर्जी गैप कम होगा, एनर्जी गैप बढ़ा होगा। आया समझ में? क्या एनर्जी निकाल सकते हैं? एनर्जी भी निकाल सकते हैं इस मामले में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कितना एनर्जी वो एमिट करेगा निकाल सकते हैं। दूसरी कक्षा से प्रथम कक्षा में जब जंप करेगा तो एनर्जी निकाल सकते हैं वहाँ से। क्लियर है? ये तो वही है ना, दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में जब आ रहा था तो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ये है, तो करस्पॉन्डिंग एनर्जी भी तो निकाल सकते हैं यहाँ से। क्लियर? इस फॉर्मूला से h E बराबर h तो h पता है, f पता है, निकाल लीजिए। वही फॉर्मूला है, कोई अलग इसको ऐसे h c बटे डेल्टा c बटा जिसको। ठीक है? अच्छा, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो भी हो जाएगा, नहीं होगा? यहाँ पर अगर हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं तो लैम्डा का जो वो वाला वैल्यू वो डाल दो 912 है कि नहीं है? तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कब होगी? जब लैम्डा मिनिमम होगी। क्लियर? जब लैम्डा मिनिमम होगी तो फ्रीक्वेंसी अधिकतम हो जाएगी। पुट कर दिए सारा वैल्यू, सॉल्व कर दीजिए, निकल जाएगा। नौ 912 गुना 10⁻−10 ये हो गया 3/912 गुना 10 पर पावर कितना हो गया? 10 और 18, यहाँ 15 कर दिए, यहाँ 3000 कर देते हैं। क्लियर है? कितना आ गया? भाग लगा तो बताओगे। फ्रीक्वेंसी कितना आ गया? 9 या 27, 3 दशमलव हो जाएगा तो 3.289 इंटू
10 पर पावर 15 हर्ट्ज। क्लियर है? 3.3 लिख सकते हैं। क्या फ्रीक्वेंसी रेंज में निकालना हम लोगों को आ गया? क्वेश्चन छोटा नहीं चाहिए यहाँ से। इस तरह से लैम्डा का रेंज पता हो गया, वैसे फ्रीक्वेंसी का रेंज हो गया। ये किसकी बात कर रहे थे हम लोग? लाइबल सीरीज की। क्या इसी तरह से हर सीरीज की बात होगी? बाबल सीरीज की और जो भी सीरीज है हम सबका निकाल सकते हैं। क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन अगर आपको दे दे किसी और एटम से रिलेटेड तो भी निकाल सकते हैं। जेड का वैल्यू करना है कि नहीं? क्वेश्चन जो आपको उसमें दिया उसमें है क्वेश्चन, ठीक है ना? दूसरे एटम का ओके, बता दें ये चीज समझ में आ गया? इसको रख देते हैं। एक और टॉपिक है जो हम लोगों को पढ़ना है, आयनाइजेशन, एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन दोनों एक साथ हम लोग देख लेंगे। एक्साइटेशन एनर्जी और पोटेंशियल दोनों एक साथ देखेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है? एक्साइटेशन पोटेंशियल किसको कहते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी किसको कहते हैं? तो देखिए, मान लीजिए कोई भी एटम है, ये जैसे हाइड्रोजन एटम में लेते हैं, तो पहला जो कक्षा है तो ग्राउंड स्टेट, ये तो क्या लगा ग्राउंड स्टेट है कि नहीं? ग्राउंड स्टेट में नहीं, इलेक्ट्रॉन यहीं पर रहना पसंद करेगा, तभी स्टेबल रहेगा। ओके, और ये E1, ये E2, E3 इस तरह से डिफाइंड है एनर्जी पहले से। हर कक्षा की एनर्जी पहले से डिफाइंड है ना? इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से, यानी कि इसकी पहली कक्षा से ग्राउंड स्टेट से ऊपर, इसके ठीक ऊपर वाले कक्षा में पहुंचाने के लिए ऊर्जा चाहिए। इसको इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगी तभी तो वो जाएगा ग्राउंड स्टेट से पहली वाली कक्षा में, ठीक है ना? जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर कहाँ पहुंच जाएगा? दूसरी कक्षा में ऊपर चढ़ेगा, है कि नहीं? इतनी एनर्जी इसको दी जाए कि वो क्या करे, पहली कक्षा से जंप करके दूसरी कक्षा में चला जाए। कम से कम इतना एनर्जी आपको देना होगा ताकि वो दूसरी से कहाँ चला जाए, और ठीक है? ये जो एनर्जी जो देते हैं ना, इसी एनर्जी का नाम क्या है? एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइट करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा है कि नहीं है? इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो इसमें जो होता है, जब वो ग्राउंड स्टेट से पहली कक्षा में जाता है तो उस समय कितनी एनर्जी उसको चाहिए, देखिए तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। याद रखिए, ग्राउंड स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में आता है तो ये वाला कहलाता है फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट, प्रथम उत्तेजित अवस्था। जब दूसरे में जाता है तो द्वितीय उत्तेजित अवस्था, सेकेंड एक्साइटिंग स्टेट, और ये थर्ड, इस तरह से चलेगा। क्लियर है? तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मान क्या हो सकता है, कितनी एनर्जी इसको चाहिए होगी? तो जाहिर सी बात है इन दोनों ऊर्जाओं
इन दोनों ऑर्बिट की जो ऊर्जा है, इन दोनों ऑर्बिट की ऊर्जा के अंतर के बराबर ऊर्जा चाहिए, ये चाहिए दोनों। समझ में बात? अच्छा पहले ये बताइए, E1 का मान, E2 का मान, E3 का मान, हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या है? अलग अलग है ना। सबसे कम एनर्जी किसकी है? E1 की। और ठीक है, तो E1 लेस देन E2 हम लोग देखे थे। तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको एक्साइट करने के लिए? ग्राउंड स्टेट से इसको फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट में पहुंचाना है, तो उसके लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? सिंपल सी बात है, माइनस E1 एनर्जी देनी पड़ेगी ना। देखिए तो कितना है, E2 का मान कितना है? अच्छा E1 का मान, E2 का मान पता है? E1 का मान बताओ भाई, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है कि नहीं है? E2 का मान 3.4 है, 4 -3.4 इलेक्ट्रॉन। E3 का मान 1.5। क्लियर है ना? यानी सारा वैल्यू आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो फॉर्मूला निकालेंगे, है ना? ओके, तो E2 का मान कितना हो गया? -3.4, ठीक है, माइनस प्लस 13.6, सही है क्या? E1 का मान पुट करेंगे ना -13.6, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। अब वैल्यू कितना आ रहा है देखिए, 10.2, 6 में 4 क्या 2, 3 हो जाएगी, ठीक है ना? 10.2 क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उस इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट में पहुंचाने के लिए बाहर से कितनी ऊर्जा चाहिए? 10.2 इलेक्ट्रॉन मुझे इतना देना पड़ेगा, तब जाकर के वो बाहर मतलब फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट से जाएगा। क्या हमसे, अब देखिए क्वेश्चन, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी पूछा है हाइड्रोजन का, तो निकाले ना। सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी पूछेगा तो निकाल सकते हैं, थर्ड भी निकाल सकते हैं। अच्छा, लेकिन अगर बोला जाए किसी और एटम के लिए तब तो वहाँ देखिए, एक्चुअली फॉर्मूला आपको फंडामेंटल वाला याद रखना है। -13.6 क्या था? था ना भाई, यही था ना? जेड समझ रहे क्या? हम दूसरा क्या करें, हीलियम है तो हीलियम की बात करें, वहाँ पे लिख देगा हीलियम है, तो यहाँ जेड थोड़ा वैल्यू पुट करना है, ठीक है? और सर ग्राउंड स्टेट क्या होगा? हीलियम का ग्राउंड स्टेट यहाँ पर अंदर वही ना होगा। और वहाँ से उसको जो है पहली कक्षा में ले जाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होगी, वो जगह फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। क्लियर? चलिए अब आ जाते हैं सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी। कितना हो जाएगा भाई? इलेक्ट्रॉन को कहाँ से ले जाना है? ग्राउंड स्टेट से अब इसका सेकेंड ऑर्बिट, मतलब थर्ड ऑर्बिट, है ना? ग्राउंड स्टेट तो फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, तो उसको कहाँ ले जाना? थर्ड ऑर्बिट। वो कहलाएगा सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि भाई E3 - E1 करो, यही ना होना चाहिए। E3 का मान -1.5 माइनस E1 का मान 10.13.6 कितना आ गया था देखो? 6 में 5 दिया, 1 और 0, कितना हो गया? 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी मिली ना, कॉमन सेंस की बात है। जब उसको ज़्यादा ऊपर जंप कराना हो, ज़्यादा एनर्जी चाहिए हो, है कि नहीं है? ग्राउंड स्टेट से और ऊपर ले जाना है, एनर्जी ज़्यादा चाहिए। क्या इसी तरह से सब निकल जाएगा? नंबर 1 निकल जाएगा ना? चलिए ये हो गया।
अब देखिए पोटेंशियल क्या होता है, एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है। जब एनर्जी इतनी हो गई तो पोटेंशियल कितना होगा, इलेक्ट्रॉन को वहां से निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q, होता है कि नहीं होता है। पोटेंशियल बराबर क्या होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज, ठीक है ना। एनर्जी पर यूनिट चार्ज जितना, इसको यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए ये हमारा जो वर्क है ये एनर्जी हो गया, एक्साइटेशन एनर्जी डिवाइड बाय क्या, इलेक्ट्रॉन है ना, है कि नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल जो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट में पहुंचाने के लिए कितना विभवांतर की आवश्यकता पड़ेगी, तो कितने विभवांतर की, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो गया डिवाइड बाई है कि नहीं है। ई से ई कैंसिल कर देंगे, कटेगा ना। यहाँ भी तो एक्चुअली यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ता, 1.6 गुना 10⁻19 से गुना करना पड़ता और भाग भी लगाना पड़ेगा उतने से ना, तो ई कट गया, बचा क्या 10.2, बचा कि नहीं 10.2 वोल्ट। बहुत ही आसान हो गया, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। क्वेश्चन का पूछेगा आपसे फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल 10.2 वोल्ट, नहीं होगा। सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल 12.1 वोल्ट। अरे एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए होगा तो कितना पोटेंशियल, जितना एनर्जी निकालने में पोटेंशियल निकल जाएगा अपने आप। क्लियर है, क्लियर है। ये है हमारा एक्साइटेशन पोटेंशियल। सर एनर्जी डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस है। हाँ एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। ओके, उसी तरह से है आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। आयनीकरण ऊर्जा या आयनीकरण विभव, एटम को आयनीकरण ऊर्जा किसे कहते हैं। मान लो कोई सिंगल एटम है, एटम कैसा होना चाहिए, सिंगल, ठीक है ना। एटम होना चाहिए सिंगल और इसके पास मतलब ये फ्री होना चाहिए, ठीक है ना। एटम क्या होना चाहिए, बिल्कुल फ्री। फ्री कहाँ पर होता है, ये गैसेस स्टेट में है कि नहीं है। उस टाइम में क्या रहता है, वो फ्री रहता है, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब बिल्कुल अलग, ठीक है। बॉन्ड बना हुआ नहीं, जैसे हाइड्रोजन है H2 गैस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है कि नहीं। बाहर से एनर्जी देंगे तो पहले तो बॉन्ड तोड़ने में लग जाएगा, है कि नहीं है। आगे बात समझ में। और अगर अलग नहीं है, मान लीजिए आइसोलेटेड नहीं है, जैसे कि मान लीजिए ठोस अवस्था में तो चिपका हुआ था पूरा एटम एक दूसरे से, अलग अलग तो है। तो एनर्जी वहाँ से देंगे पहले तो खुलने में लग जाएगा एनर्जी, है कि नहीं। तो इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी उसको कहा गया है कि एटम क्या हो, आइसोलेटेड हो और गैसेस स्टेट में हो। तो आइसोलेटेड गैसेस एटम से इलेक्ट्रॉन को उसके ग्राउंड स्टेट से, ग्राउंड स्टेट में होगा ना इलेक्ट्रॉन, या फिर उसको कहने के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, कौन इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कहते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहने वाला इलेक्ट्रॉन, जिस पर नाभिक की पकड़ बहुत कमजोर रहती है कि नहीं है, जो बाहर में है, सबसे बाहरी शेल में
जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? आइसोलेटेड गैसेस एटम से क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को निकालना। कौन सा इलेक्ट्रॉन? आउटर मोस्ट शेल में रहने वाला, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? उसको एटम से बाहर निकाल देना। एटम से क्या करना है? कंप्लीटली बाहर निकाल देना। तो बाहर निकालने का क्या मतलब हुआ? जहां पर वो है उसको इन्फिनिटी पर पहुंचा देना। ठीक है ना? उसका इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? तो यहां से दूर कर देना उसको। ठीक है? यानी किसको क्या करना है? पूर्णतः बाहर कर देना। किसको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। बाहर करने में ऊर्जा लगेगी ना। ठीक है? तो पूर्णतः बाहर करने में जो न्यूनतम ऊर्जा लगेगी, कम से कम जो ऊर्जा लगेगी उस ऊर्जा को क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी, आयनीकरण ऊर्जा। हमारी बात समझ में क्लियर है? हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। The minimum amount of energy required to remove the electron of the outermost shell of an isolated from the outermost shell of an isolated gaseous atom. समझ में आ रही बात? is known as ionization energy. सिंगल तथा गैसीय अवस्था में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, उपस्थित परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को पूर्णतः परमाणु से अलग करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं? आयनीकरण ऊर्जा। हमारी बात समझना। परमाणु कैसा होना चाहिए? सिंगल होना चाहिए, गैसेस स्टेट में होना चाहिए।
तभी ना आप न्यूनतम ऊर्जा को मेजर कर पाइएगा। नहीं तो मान लीजिए अगर बॉन्ड में है तब तो ऊर्जा आपकी अगर पहले तो वहीं खर्च हो जाएगा बॉन्ड को तोड़ने। अरे बात समझिए, तो न्यूनतम ऊर्जा नहीं बोल सकते। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि उसको क्या करे, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाल के कहाँ पर बाहर कर दे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाए, तो वो जो ऊर्जा चाहिए कम से कम ऊर्जा उसको हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन। तो अब बताइए हाइड्रोजन एटम के केस में इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ पर उसको कितनी ऊर्जा देंगे ताकि वो बाहर निकल जाए? कंप्लीट बाहर छोड़ देंगे, पूरे ऑर्बिट को छोड़ देंगे, इन्फिनिटी में चला जाए, छोड़ दें। उसका एनर्जी है कितना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, उसको इन्फिनिटी पे ले जाना है। आपको बाहर से कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी? हाँ, प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाहर से दी गई ऊर्जा कैसी होगी? पॉजिटिव। आगे बात समझ में? चलिए जैसे उसको समझे थोड़ा सा, वही चीज़ को अभी जो हम लोग कर रहे थे आयनीकरण ऊर्जा। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन को कहाँ ले जाना है? बाहर एकदम ले जाना है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के केस में इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पर, इसमें तो बहुत सारा कक्षा है और इन्फिनिटी है ना वहाँ पर ऊपर में। तो यहाँ इसके पास कितनी ऊर्जा है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E1 का मान है कि नहीं इतना? ये E1 बराबर हो गया इतना -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इन्फिनिटी में ऊर्जा कितनी होगी भाई? 0 होगी। क्लियर है? तो कितनी इसको एनर्जी चाहिए? एनर्जी रिक्वायर्ड जो बाहर से चाहिए वही हो जाएगा तुम्हारा अगर के आयोनाइजेशन है कि नहीं? इसको तो बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी माइनस चलेगा। बड़ा कौन है? 0 बड़ा, तो 0 माइनस 13.6 हो गया 13.6 इलेक्ट्रॉन। ये क्या और सबके लिए अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? अच्छा, तो ठीक है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 13.6 होगा ना? ये सारी बातें थी आयोनाइजेशन एनर्जी और पोटेंशियल के बारे में। और देख लें। जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम का परमाणु है ना? कितना है एल्युमिनियम का परमाणु? 30। 8 हो गया, 1 2 हो गया। देखिए तो 2 और 8 10 10 3 13 है। कितना है? 13। ओके, तो अब इसको जो है आउटर मोस्ट शेल में कौन है? ये सब है कि नहीं? इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? कंप्लीटली बाहर करना है। जो एनर्जी चाहिए होगा तो हो जाएगा हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी। आई बात समझ में? उसी तरह से दूसरा वाला, तीसरा वाला जैसे निकालते चले जाएंगे, ठीक है। अब जैसे जैसे क्वेश्चंस रहेगा आपको वैसे सॉल्व करना।
यहाँ तक तो जो थ्योरी था ये बताया, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से आपको डील करना होगा। क्वेश्चन सॉल्व किए थे बोलो। आयनीकरण ऊर्जा, आयनीकरण विभव से संबंधित सवाल भी किया था। खत्म हो गया था। चैप्टर खत्म अभी नहीं हुआ है, थोड़ा सा इसमें जो आप लोगों के टॉपिक में है तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करना है अभी उन लोगों को। एग्जाम्पल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है। लेकिन क्वेश्चन वहाँ से कम रहेगा, ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा 4 मॉडल से, यहाँ से ना भी तो थोड़ा सा उसका प्रिंसिपल है, चूँकि सिलेबस में दिया हुआ है तो क्वेश्चन हो सकता है सही है ना। ठीक है, छोड़ते आदित्य पे।